नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही। और उन खबरों से आपका वास्ता क्या रहा? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की भी चर्चा करने वाले हैं जो हर खास और आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो। ये सभी खबर आपको जानना है और इन तमाम बड़ी खबरों के साथ उत्तराखंड से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मनीष कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के साथ सुनीता सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ी है। तीनों सहयोगियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेता हूं और सुनीता जी से यह जानना चाहूंगा कि सुनीता जी, वो कौन सी बड़ी खबर है जो हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय रही है? सुनीता जी। जी मनीष जी, बिल्कुल। मल्टीटास्क वर्करों के जो मानदेय में 500 रुपए की जो है वो बढ़ोतरी करेगी सरकार। सीएम ने विधानसभा में जो है वो घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में जो है वो 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, घोषणा की है। इसकी संख्या जो है करीब 4800 है। यह श्रेणी मुख्यमंत्री के जो बजट में शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षा में उत्तीर्ण जेओआईटी को जो है वो नियुक्ति दी जाएगी। वही मनीष जी, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रही है, जिसमें हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ के फाहों के बीच एक महायोगी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश लोगों को यह लगता है कि ये जो है क्लिप स्टूडियो में ली गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो ये योग क्लिप है ये एक योग साधना की जो है एक झलक है। वहीं मनीष जी, प्रदेश में 2.42 लाख महिलाओं को इसी महीने से प्रतिमाह 1500 जो रुपए जो है वो मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने जो है ये जानकारी दी। जी बिल्कुल, लेकिन ये कहीं देर नहीं लगा दी पैसे देने में महिलाओं को? सुनीता जी। जी मनीष जी, बिल्कुल। अभी बजट सत्र चल रहा है तो सभी की यही थी, क्योंकि जो विपक्ष है उन्होंने घेराव किया हुआ था कि जो गारंटियां हैं वो सारी झूठी गारंटियां थी। तो सबसे पहले तो यही था कि लाहौल स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए तो कांग्रेस की जो है काम यही खत्म हो गया। तो उसी पर ही ये कांग्रेस ने दोबारा से कहा है कि आपदा की वजह से शायद वो अभी तक जो ये राशि नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जो है क्योंकि घेराव बहुत ज्यादा किया था कि गारंटियां सभी महिलाओं के लिए थी, तो अब जो है सरकार ने किया है कि 2.42 लाख जी बिल्कुल ठीक है। गारंटियों का जिक्र यहाँ पर छड़ा हुआ है। सुनीता जी, गारंटियों का जिक्र आपने किया है तो उन्हीं गारंटियों को लेकर एक दूसरा सवाल भी आपसे जानना चाहूंगा कि बजट सत्र अभी फिलहाल चल रहा है हिमाचल प्रदेश में और सरकार के खिलाफ में जो विपक्ष के विधायक है यानी कि बीजेपी विधायक और तमाम विधायक, उन्होंने सरकार को लेकर के तंज कसा है, विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर में हंगामा किया और उसमें दो चीजें लिखी है कि पहला बजट झूठ की गारंटी और दूसरा बजट लूट की गारंटी। गारंटी को लेकर जब बात हुई तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या मांग है विपक्ष की, विधायक आखिर क्यों इतना हंगामा बरपा रहे हैं? जी मनीष जी, बिल्कुल। विपक्ष का कहना है कि जब सरकार झूठी चीजें लेकर सत्ता में आई थी, पहली चीज तो यही है कि 1500 सभी महिलाओं को देने की गारंटी की थी, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। आपदा में भी सभी लोगों को राशि जल्द से जल्द नहीं पहुंची। तो यही सब चीजें हैं कि गारंटी तो सरकार देती है कि ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें नहीं होती है। तो उसी के ऊपर जो विपक्ष ने घेराव किया और विधानसभा के जो बाहर है वो काफी घेराव भी किया और नारेबाजी भी की कि जो कांग्रेस सरकार है वो झूठ की गारंटी है और लूट की गारंटी है। जी बिल्कुल ठीक है। एक और राजनीति से जुड़ा सवाल है और ये सवाल न सिर्फ बड़ा है बल्कि खास भी है। खास इसलिए है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ में मुखर हो गई है। उनकी क्या मांग है, आखिर वो क्यों नाराज चल रही हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ में उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इतना तक आरोप लगाया है कि जो नेता है, जो वर्कर है, वो सरकार से नाराज है। आखिर क्यों? सुनीता जी।
बिल्कुल मनीष जी, इसमें बिल्कुल मनीष जी, इसमें ये चीज है क्योंकि हमने भी वहाँ पे काफी ज्यादा हम विधानसभा में गए हुए थे, तो उनका कहना है कि जो सारी चीजें सामने आएंगी वो 27 तारीख को ही सामने आएंगी। अभी इस बारे में उनका कहना आगे नहीं है कि जो भी चीजें क्लियर होंगी वो 27 तारीख को जब राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसी दिन वो सारी चीजें क्लियर की जाएगी। जी चलिए ठीक है, मैं उत्तराखंड का रुख करूंगा। दीपक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपक शर्मा जी, क्या कुछ खास रहा उत्तराखंड में? कौन सी खबर है जो सुर्खियों में बनी, सोशल मीडिया राजनीति में बहस का हिस्सा रही? मुनस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत के लिए मुख्यमंत्री ने हेली सेवा शुरू कर दी है जी। कल देहरादून में सीएम धामी ने व्यक्तिगत रूप से जो है इसका हेली सेवा का शुभारंभ किया है जी। हल्द्वानी से 3 स्थानों के लिए पिथौरागढ़, चंपावत, मुनस्यारी, इसके लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आने जाने के लिए वह काफी समय लगता था, तो कहीं ना कहीं सीएम धामी ने जो हेली सेवा का शुभारंभ किया है बचल रूप से देहरादून में, तो इससे लोगों में एक बड़ी खुशी की लहर मानेंगे तो मान रहे हैं लोग वहां कर। जी बिल्कुल। साथ ही जो हेली सेवा है उससे पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपदा के समय जो कोई आपदा ऐसी आ जाती है तो उस समय बड़ा ये दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता था। इससे हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है कोई अगर ऐसी स्थिति आती है, खासतौर पर हल्द्वानी में जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अमनपुर में काफी मामला हुआ था उस द्वारा, तो ऐसी जगह पर और हल्द्वानी से ये हेली सेवा शुरू की जा रही है तो बहुत बड़ा सरकार को और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसमें सीएम ने जब अपना संबोधन दे रहे थे तो सीएम ने ये भी कहा कि जो हवाई कनेक्टिविटी है उससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और भी ज्यादा सशक्त होगा। ये बात भी उन्होंने उस दौरान कही है। दीपक जी, अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब की, तो 25 मई को हेमकुंड साहिब के जो दर्शाने के लिए खुले जा रहे हैं जी। क्योंकि जो हेमकुंड साहिब है, चाहे वो विदेशों से आने वाले श्रद्धालु हो, चाहे अपने देश के लोग हो, उत्तराखंड के लोग हो, क्योंकि बहुत उनके दर्शनों के लिए काफी तांता लगा रहता है। तो 25 मई को जो है उनके कपाट खोल दिए जाएंगे। साथ ही 10 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं बनपुरपुरा हल्द्वानी में जो बनपुरपुरा है, जो उपलब्धि द्वारा पूरा बवाल हुआ था 8 फरवरी को, उसका जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक समेत 6 लोगों ने एक पूरा मामला रचा था। जो एक आम बाग था, बाग को उसने अपने नाम पे लीज पे ले रखा था। तो इसमें जो खुलासा यह हुआ कि जो मुर्गा व्यक्ति है उस व्यक्ति के नाम पर ये कागजों में दिखा रखा था, मगर उसके बाद एक मरे हुए आदमी को उसके नाम पर बड़ी साजिश के तहत ये कागजों में लीज पर लिया गया था, जिसका जो है प्रशासन ने इसमें कुछ खुलासा किया है कि जो अब्दुल मलिक है और उसके जो गुर्गे हैं उसने मिलकर जो है पूरी साजिश को जो है अंजाम दिया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, तो सुबह शाम ठंड यहाँ रह गई है। दोपहर में जो है धूप निकलने से लोगों को बड़ी राहत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अब लोकसभा चुनाव है, क्योंकि मेन रूप से जो है कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, सिर्फ दो ही पार्टियों का यहाँ बोलबाला रहता है चुनावी लोकसभा चुनाव में या कोई भी चुनाव हो। तो उसमें जो अपने अपनी पार्टियों के लिए जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो टिकट को लेकर के जो है दिल्ली की दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। कार्यकर्ता है तो अपनी पार्टी के समर्थन में जो लोगों के बीच जाकर जो है अपने अपनी उपलब्धि कराने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली दौड़ के बीच में एक खबर ऐसी भी आई है कि उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है नारी न्याय यात्रा करने जा रही है। क्या इस नारी न्याय यात्रा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये सिद्ध करना चाहती है कि वो महिलाओं का वोट हासिल कर लेगी, और क्या वो जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में उनको हासिल करने में कामयाब रहेगी? क्योंकि ये एक बड़ी रणनीति है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर महिलाओं को लेकर उन्होंने मुखर हुई, महिलाओं की आवाज उठाने को लेकर कि कांग्रेस पार्टी आगे आई, और अब नारी न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। क्या इससे फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? जी मनीष जी, कांग्रेस पार्टी जो महिला न्याय यात्रा निकालने जा रही है, मगर साफ तौर पर जो है महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के जिस तरीके से एक राम मंदिर का मामला हुआ था, जिसमें रामलला के मूर्ति को साबित किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है जब बीजेपी की बात करें, जो नारी शक्ति की बात करें,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बात ही करें कांग्रेस की, तो नारी शक्ति यात्रा निकालने से ज्यादातर जो महिला है उनको भी खासतौर पर असर देखने को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो टिकट की मारामारी के लिए अपने पुत्र की टिकट दिलाने के लिए एक ही सीट पर 3 से 4 प्रत्याशी कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो यह यात्रा में मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपसी गुटबाजी का जो कांग्रेस में नजर आ रहा है, आप अपने टिकट के लिए, अपने पुत्र के टिकट के लिए दिल्ली के दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नारी शक्ति यात्रा निकालेंगे तो मुझे लगता है कि सारे जो नेता हैं कांग्रेस के वो इकट्ठा हो पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मनीष कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबर बताएंगे हमको। मनीष जी, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डालिए, क्या कुछ खबर है बताइए। जी मनीष, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राजनीति की जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी में जी, वो एक देखने लायक है आगे लोकसभा चुनाव को लेके। जी, क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं से उसमें भी एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। कल बीजेपी कार्यालय में मोहन यादव जी का कल आए जी, बीडी शर्मा आए और प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी सब लोग जुड़े वहां पर, जिसमें कि एक रणनीति बनाई गई कि ये अब जीत से बाहर निकलने का समय आ गया है। बीडी शर्मा ने जैसा कहा कि जीत से बाहर निकलने का समय आ गया, खुमारी का समय नहीं है जी। जो लोकसभा चुनाव 100 दिन का टारगेट रख के इससे आपको एक एक कार्यकर्ता को इससे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो जीत बहुत मायने नहीं रखती है जो कि लोकसभा की जीत मायने रखती है। जी बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं से बहुत राजनीति बनाई जा रही, किया जा रहा है। जैसे कल वो आए कार्यालय के बाद वो तुरंत उज्जैन लौट गए, ग्वालियर का उन्होंने दौरा किया। तो कहीं ना कहीं भी हर तरह से अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है और पूरी तरह से इससे लग गई है। जी बिल्कुल। और उसी बैठक में राजनीति जी, मैं मनीष एक एक छोटे चीजों को ये बिल्कुल जी बिल्कुल मनीष, लेकिन उसी कल जो बड़ी बैठक हुई है बीजेपी कार्यालय में, उसमें 51% जो वोट है और जो उसको पाने का एक बीजेपी ने रणनीति बनाई, उसको लक्ष्य रखा है। और उसमें यह भी फैसला हुआ है कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे, यानी कि जो बाहरी के जो राज्य के जो व्यक्ति है, जो नेता है, लीडर्स है, वो मध्य प्रदेश में आकर के चुनाव की कमान संभालेंगे। लेकिन पिछले चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो जो वोट प्रतिशत है, जो वोट शेयरिंग रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में कुछ ज्यादा अंतर था नहीं। हालांकि बीजेपी ने 28 सीटें जीती है, लेकिन ज्यादा मार्जिन देखने को मिलता नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने 51% वोट शेयरिंग का लक्ष्य रखा है। क्या लगता है आपको कि इस पर बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देखिए, इसमें देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उसने कहा कि पिछली बार वो 28 सीटें जीती, इस बार उसको 29 सीटें जीतनी है जी। तो उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हम किसी भी तरह से, मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि वो किसी भी तरह से इस चीज को छोड़ना नहीं चाहती है। और बहुत इससे अगर कांग्रेस का इस पक्ष देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरह से इससे कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस तरह से 29 सीटों की ये बात करते हैं, वो अभी से दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं इस पे, तो कहीं ना कहीं से ये ईवीएम का भी एक इस पे लेना देना हो सकता है। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बात इस पे कही गई है, जैसे दिग्विजय सिंह दिल्ली का उन्होंने रुख किया, वहां गए, ईवीएम पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको उठा के दिल्ली पुलिस ने उनको बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस इसका एक विरोध भी कर रही है कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि 28 पिछली बार आई थी, इस बार हम 29 लेके आएंगे। तो उनकी राजनीति तो बीजेपी की तय है पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें देखने का ये मुद्दा सामने आता है कि कहीं ना कहीं से ईवीएम की बात सामने आ रही है। और बाकी अगर इनकी बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो ये वो छिंदवाड़ा हो, चाहे झबुआ हो, चाहे कहीं की सीटों को भी वो बिल्कुल मतलब एक जमीनी स्तर पर उतर के उसको बिल्कुल उससे मतलब अपनी जीत तय करना चाहते हैं। ईवीएम का मुद्दा तो जो पूर्व सीएम है दिग्विजय सिंह वो लंबे समय से उठा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि अगर बीजेपी बिना ईवीएम के बैलेट पेपर का चुनाव करवाएगी, बिना ईवीएम के चुनाव करवाएगी, तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये दावा दिग्विजय सिंह ने किया। लंबे समय से वो ईवीएम मशीन के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने कई कार्यक्रमों के दौरान भी ये लाइव डेमो दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बता देता हूं कैसे इसमें हैकिंग होती है, कैसे वोटों का ट्रांसफर किया जाता है, ये तमाम चीजें हैं। हालांकि इस पर फैसला तो चुनाव आयोग को लेना है, इस पर फैसला तो देश की जो सुप्रीम अदालत है उसको लेना है, सरकार को लेना है। फिलहाल मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ना है तो हमको तो ये लगता है कि कांग्रेस मेहनत ही नहीं कर रही है।
कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए कांग्रेस को, और ये देखना चाहिए कि बीजेपी कैसी रणनीति पर काम कर रही है, कैसे लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को कैसे लुभा रही है, कैसे वादे कर रही है और कैसे उसका विकास योजनाओं पर काम कर रही है। ये तमाम चीजें कांग्रेस को सीखना चाहिए। और जब कांग्रेस इन चीजों को नहीं सीखती है और कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तो एक ही बात और एक ही राग अलापती है कि ईवीएम मशीन हैक की गई है। मनीष नहीं जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि कहीं ना कहीं से वो ईवीएम का टिकरा फोड़ती है, लेकिन अगर तैयारी की बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की अपनी बहुत अच्छी तैयारी की है। जैसे कि कल वो रतलाम में जो पटवारी जाके वहां सभी लोगों से मिलाया कि जिस तरह अगर आप कह रहे हैं कि मतलब कि ईवीएम की बात नहीं है जी, तो फिर ये जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन आरोप लगाया था पूर्व सीएम मामा पे कि वो मतलब कि युवाओं को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, और इल्जाम लगाते हुए कहा कि क्राइम के कागज हैं, 25,000 करोड़ एक मिनट के अंदर ही 25,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं, लेकिन उसमें पैसों का जो मुद्दा बन रहा है कांग्रेस के पास जो कि वो रख रही है। और दूसरी चीज कि वो भी अपना दौरा कर रही है, और कहीं ना कहीं से अगर हम देखने की बात करते हैं तो चंबल के जो ग्वालियर चंबल है वहां से कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया के उपलक्ष्य में एक युवा चेहरे को खड़ा करना चाहते हैं वो। जी तो ये भी एक देखने की बात है कि बिल्कुल अपनी जमीनी स्तर से वो भी कांग्रेस अपनी तैयारियों को कर रही है और मजबूती के साथ इस बार अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी बीजेपी हम 4 से पार है, डर सबके अंदर होता है। और कहीं ना कहीं से ये देखने की ये बात है कि अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत अगर बन के सामने आई है तो क्यों फिर वो ईवीएम का डर दिखा के और नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, जैसा कि जीतू पटवारी का कहना है इसमें। चलिए ठीक है, कांग्रेस से जुड़ी भी एक खबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। 4 मार्च को राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका आगमन गुना में होगा। उसको लेकर की उनकी यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी है वो बैठक करने वाले हैं, और उनके स्वागत के लिए क्या योजना बनेगी, उनके रूट को लेकर की क्या कुछ खास रणनीति बनेगी, इसको लेकर भी जीतू पटवारी एक बैठक करने वाले हैं। तो उनकी यात्रा का क्या मध्य प्रदेश में खास असर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी उनकी जो यात्रा थी मध्य प्रदेश से गुजरी, भारत जोड़ो यात्रा, और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से होकर गुजरी, कई लोग विधानसभा सीटों को कवर किया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो हमने ये देखा कि विधानसभा चुनाव में इस यात्रा का कोई खास असर नहीं हुआ है, और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी कि 2.0 फिर से निकलने वाली है। क्या खास असर हो सकता है मध्य प्रदेश में? क्या वोटों पर इसका असर पड़ेगा, क्या मतदाताओं पर असर पड़ेगा? मनीष, देखिए सर, इसमें कहने वाली बात ये होगी कि अगर एक ही जगह अगर बार बार चोट की जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई पड़ने लगता है। एक बार उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रैली निकाली, इस बार भी वो मुरैना में धौलपुर से होते हुए मुरैना एंट्री करेंगे। उसके बाद जो 2 मार्च से उनकी जो तैयारियां हैं वो वहां पे पूरी हो रही हैं, अभी काम किया जा रहा है। जिस तरह से वो आदिवासियों से और दलितों से जिस तरह से मिलने की बात, शो करने की बात, तो वो बिल्कुल चल रही है। और इसमें देखने की बात ये है कि इस बार वो पहले की तुलना में वो ज्यादा सीख लेके और बेहतर तरीके से लोगों के साथ अपना जुड़े अपनी बातें कर पाएंगे, उनको संबोधन कर पाएंगे। तो एक तैयारी पहले की तुलना में काफी बेहतर कांग्रेस कर रखी है। जी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बताया कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है 2.0 मध्य प्रदेश में एक बार फिर आ रही है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, इसका कोई दावा नहीं हो सकता। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 में यह पहली यात्रा जो निकाली गई राहुल गांधी में, उसमें एक बात तो बिल्कुल सामने निकल कर आई कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता के तौर पर खड़े हुए, एक मजबूत नेता के तौर पर खड़े हुए। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकाली गई थी वो उद्देश्य हालांकि उसकी प्राप्ति तक आ नहीं पाया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे वहां पर कांग्रेस का सूफड़ा साफ हुआ, चाहे फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें और चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि इन तीनों स्टेट में जितनी सीटें पिछली बार थी उसकी आधा सीट ही मिल पाई है कांग्रेस को। और अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। देश भर में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किया, यात्रा की। इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं सुनीता जी आपके पास में लौट कर आना चाहूंगा। ये बताइए कि जिस प्रकार से वहां पर बजट सत्र भी चल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है, और जो बीजेपी विधायक है, विपक्ष के विधायक है, उन्होंने सुक्खू सरकार को घेरा, सुक्खू सरकार को उन्होंने नाकाम साबित बताया है। क्या क्या कमी रह गई है सुक्खू सरकार को?
जी मनीष जी बिल्कुल। पहले तो जैसे उन्होंने अपनी कुछ उनकी गारंटियां थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनका भी कहना है क्योंकि हिमाचल में जैसे ही सरकार बनी उसके बाद ही हिमाचल में काफी भारी जो है वो आपदा आ गई थी जी। तो उसके बाद जो है वो कुछ जो उनकी गारंटियां हैं वो नहीं हो पाई जी। बहुत सारे जो लोग हैं जैसे JOIT के जो लोग हैं, जल संरक्षण वाले जो लोग हैं और जो किसान है खेती बाड़ी करते हैं जैसे धान की खेती, तो वही लोग विधानसभा के जो बाहर है वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लेकर जो जी काफी सारे लोग हैं वो घेराव कर रहे हैं विधानसभा का। तो यही सारे जो चीजें हैं वो उठकर विधानसभा तक आ जाती है क्योंकि बाहर ही लोग घेराव कर रहे हैं। तो वही सारी की कई लोगों को जैसे मनरेगा का काम होता है उन लोगों को 45 रुपए दिया जाता है जी। तो सुबह से लेकर वो 9 घंटे तक काम करते हैं। तो इस तरह की कुछ गारंटियां हैं जो सरकार की तरफ से वो पूरी नहीं हो पाई है। और विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उन्होंने खुद सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम के करीबी और चुनिंदा लोग सारी इंडस्ट्री को तबाह कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है। इन आरोपों की क्या तहकीकात है, कितने सही है? जी मनीष जी, कल जब शाम को रिप्लाई आया था सीएम का तो उससे पहले ही जो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था जी। तो सीएम ने कहा कि वो मेरी पूरी बात सुने बिना ही यहाँ से चले गए जी। कुछ उनके जो सवालों के ऊपर रिप्लाई सीएम ने किया है कि अभी तक जो है कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी नहीं लगा है कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। जी और भी काफी सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। मतलब सरकार की सफाई देकर वो गए हैं तो मिलाकर ये कहें तो। चलिए ठीक है, मैं अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है? लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या खास है हिमाचल प्रदेश से? अंतिम टिप्पणी आपकी। जी मनीष जी, हिमाचल प्रदेश का मौसम एक बार फिर से जो है वो करवट लेने जा रहा है। जहां प्रदेश में कई सड़कें व बिजली व्यवस्था ठप हुई पड़ी है, वहीं फिर एक बार मौसम केंद्र ने जो है अलर्ट जारी किया गया है। 24 फरवरी को जो है रात को जो मौसम है वो करवट लेने जा रहा है। बारिश और बर्फबारी पड़ सकती है, लेकिन 26 और 27 तारीख को जो है वो बारिश और बर्फबारी का बताया गया है। लेकिन सुखद बात यह है कि किसी भी तरह का जो है वो अलर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं कई जिलों में जो है वो धूप खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर 26 और 27 तारीख को बर्फबारी होती है तो। जी बिल्कुल ठीक है। दीपक शर्मा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम के मिजाज, लोगों के लिए क्या रहेगा खास, बताइए। बिल्कुल, जो ठंड से लेकर लोग बड़े परेशान थे तो सुबह शाम को ठंड को छोड़कर जो है दोपहर में अब जो है धूप निकलने लगे, जिससे लोगों को बढ़िया राहत मिलनी शुरू हो गई है। साथ ही परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक हुई है कल, उस बैठक में 103 बसों को सरकार ने खरीदने के लिए का अनुमोदन किया गया है और दिल्ली से खरीदी जाएंगी लगभग 25 बसें। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड सरकार यहाँ के लोगों को देने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खास उत्तराखंड के लोगों के लिए रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। मनीष जी, मध्य प्रदेश का कैसा मौसम रहने वाला है? मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या खास है? आखिरी अंतिम टिप्पणी। जी, मध्य प्रदेश का मौसम फिर से एक बार करवट बदल रहा है। जैसा कि देखने को मिला था कि 2-4 दिन पहले धूप तेज हो रही है, मौसम का तापमान बढ़ रहा था, लेकिन वैसे ही 2 दिन में देखने को मिला है पिछले 2 दिन में कि मौसम फिर से नमी की तरफ अपना करवट बदल रहा है। जैसे कि आज और कल के दिन में अगर देखा जाए तो यहाँ बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी। और वहीं अगर 25-26 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे गरज चमक से बारिश हो सकती है और ऐसा 29 जिलों में ऐसा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और फिलहाल अगर हम बात करें उज्जैन की और इंदौर की तो यहाँ बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आज खासतौर से भोपाल में यहाँ पे बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं का असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मी है, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला, उत्तराखंड में भी कुछ खास देखने को मिला। कुल मिलाकर कि प्रेस वार्ता हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हम आपको बताते हैं कि देश और दुनिया की वो ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रही, चाहे वो राजनीति की खबर हो, चाहे वो समाज की खबर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो। इन तमाम खबरों को लेकर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।